लास्ट हमारी जो सी डिस्कशन थी वाज अबाउट कैपेसिटर और मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट पर आप लोगों को बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर से रिलेटेड ना अक्सर आपको जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसके दरमियान सेपरेशन से रिलेटेड आपको एमसीक्यू आता है। और इस एमसीक्यू की दो पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, केसेस होते हैं, ठीक है। एक एमसीक्यूज़ में आपके पास वो इस तरह से पूछता है कि आपके पास जो सोर्स है वो कैपेसिटर को चार्ज करके रिमूव कर दिया जाता है, और दूसरा एमसीक्यूज़ वो आपसे पूछता है कि जब सोर्स को चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को उसके साथ ही कनेक्ट रहने दिया जाता है, मीन्स बैटरी या सोर्स उसके साथ कनेक्टेड ही रहता है जब आप सेपरेशन के अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं। और जिन फैक्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू आता है वो सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और अब दोनों ही केसेस को डिस्कस करेंगे। जब आप डी को यानी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को इंक्रीज़ करते हो तब आपके पास इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क आता है, क्या चेंजेस आती हैं, और अगर आप डिक्रीज़ करते हो तो क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटी या कैपेसिटेंस के अंदर क्या फ़र्क आता है। बच्चों, आप लोगों ने कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन पढ़ा था, उस एक्सप्रेशन के मुताबिक सी हमारे पास इक्वल होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी के, और इस फॉर्मूला से अगर आप लोग देखें तो सी और डी के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। तो लिहाजा जब आप सी को इंक्रीज़ करेंगे तो डी को इंक्रीज़ करेंगे तो सी आपके पास डिक्रीज़ करेगा। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, ठीक है। और जो अगर बैटरी कनेक्टेड है इस केस में भी आपके पास सेम ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सेम ही रिलेशन इस्तेमाल होगा। तो मीन्स बैटरी कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को इंक्रीज़ करने से सी आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। केस नंबर या फिज़िकल क्वांटिटी सेकंड जो है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आपके पास चार्ज की बात करें तो इस केस के अंदर जब बैटरी आपके पास सोर्स के साथ कनेक्टेड कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड नहीं है आफ्टर चार्जिंग कैपेसिटर, तो जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर हुआ है उसके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है किसी भी जगह जाने का। तो लिहाजा आपके पास जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है उस वक़्त जो चार्ज है Q, ये आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसकी रीज़न क्या है, क्या आपके पास बैटरी कनेक्टेड नहीं है जिसके पास चार्ज वापस आए, या सर्किट आपके पास क्लोज नहीं है जिसके पास चार्ज जो चार्ज को वापस आपके पास क्लिक कर जाए। तो चार्ज इस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेकंड केस जब बैटरी कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो चार्ज है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। चार्ज क्या कर जाएगा, आपके पास डिक्रीज़ कर जाएगा। उसकी रीज़न क्यों क्या है उसको मैं आगे जाके अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो चार्ज इस केस में आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप सेपरेशन इंक्रीज़ करेंगे कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपके पास पोटेंशियल क्योंकि कांस्टेंट होता है इस केस के अंदर, तो सी डिक्रीज़ करने से क्यू क्या कर जाता है, हमारे पास डिक्रीज़ कर जाता है। सेकंड केस, थर्ड जो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो आपके पास है पोटेंशियल, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से अगर मैं पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालूं तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C, ठीक है। अब क्योंकि बैटरी जब रिमूव्ड है तो आपके पास जो Q है वो तो कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज को रिमूव करके जा ही नहीं सकता। तो V में क्या वेरिएशन है, तो V में जब C डिक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन जब बैटरी रिमूव्ड है आपके पास पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और अगर आप इस केस की बात करते हैं जिसमें बैटरी या सोर्स कनेक्टेड है तो इस केस में
आपके पास पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इस पोटेंशियल को मेंटेन करता कौन है, जो बैटरी है वो आपके पास मेंटेन करती है। बैटरी मेंटेन पोटेंशियल V, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्ज प्लेट्स, उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसको लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। इस केस में क्योंकि चार्ज आपके पास क्या रह रहा है, कांस्टेंट है, बाकी ये सारे फैक्टर्स भी कांस्टेंट है, तो बेटे आपके पास E भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जबकि इस केस के अंदर आपके पास अगेन फॉर्मूला तो सेम ही है, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q आपके पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, चार्ज आपके पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लिहाजा E भी इस केस में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मीन्स जब सोर्स कनेक्टेड है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी सेपरेशन को इंक्रीज करने पर, और जब सोर्स कनेक्टेड नहीं है तो उस वक्त आपके पास कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चार्ज एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर हुई है। एनर्जी का फॉर्मूला जिसमें आपने उसको चार्ज की शक्ल में लिखा था, फॉर्मूला वॉज Q स्क्वायर ओवर C, ठीक है। और इस केस में क्योंकि चार्ज आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रही है, इन्वर्स रिलेशन है, तो एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। और अगर आप पोटेंशियल की शक्ल में इस फॉर्मूला को देखें तो वो फॉर्मूला था 1/2 CV स्क्वायर। तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो C और U के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट होता है, क्योंकि C डिक्रीज कर रहा है लिहाजा हमारे पास U भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये कौन सा केस है जब D आपके पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटी या केस नंबर 2 जो है, जब D आपके पास डिक्रीज कर रहा हो, डिक्रीजिंग, तो आपके पास C क्या करेगा, सेम रिलेशन, C और D में क्या रिलेशन था, इनवर्स। C का डिक्रीज करने से, D के डिक्रीज करने से C क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मीन्स इस केस में C हमारे पास इंक्रीज कर रहा होगा, और इस केस में भी क्योंकि रिलेशन इनवर्स ही है, सेम रिलेशन विल यूज, तो C आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चार्ज से रिलेटेड वही आपके पास, क्योंकि बैटरी रिमूव्ड है, चार्ज के पास कोई जगह नहीं है कहीं पर भी जाने की, तो इस केस में भी आपके पास चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। और अगर आप इस केस की बात करो तो इस केस के अंदर आपके पास चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चार्ज इंक्रीज करता क्यों है, वो डेफिनेटली आपके पास नेक्स्ट पॉइंट पे उसको डिस्कस कर लेंगे, जैसे पोटेंशियल से मैंने पहले कंपेयर करके उसको डिस्कस किया। इस केस की बात करें तो जब चार्ज कांस्टेंट है Q = CV, तो V किसके इक्वल आया था, Q ओवर C के इक्वल आया था। अब क्योंकि C इंक्रीज कर रहा है तो V क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या करेगा, आपके पास डिक्रीज करेगा। और जबकि यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इस केस में भी डेफिनेटली आपके पास बैटरी है जो पोटेंशियल को क्या करेगी, कांस्टेंट करेगी। और क्यू के इंक्रीज करने की रीज़न भी यही है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, Q = CV, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, C इंक्रीज कर रहा है तो Q भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड चीज़ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। Q क्या रह रहा है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो E विल रिमेन कांस्टेंट, E विल रिमेन कांस्टेंट फॉर दिस केस जब बैटरी रिमूव्ड है। और इस केस की बात करो तो इसमें क्योंकि चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो चार्ज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज करेगी। और एनर्जी की बात करें, अगेन सेम फॉर्मूलाज 2Q स्क्वायर ओवर C, तो चार्ज कांस्टेंट था, C आपके पास इंक्रीज कर रहा है, तो U क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, U आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जबकि इस केस की बात करें तो 1/2 CV स्क्वायर था, तो आपके पास V कांस्टेंट है, C इंक्रीज कर रहा है,
तो एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट MCQs थे जो डिस्कस करने वाले हमारे रहते थे, जिसको मैंने अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को भी हम कंपैरिजन की शक्ल में ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए आपके पास जो सर्किट इस्तेमाल होता है बच्चे वो हमारे पास है RC सर्किट। सपोज दिस इज चार्जिंग एंड दिस इज डिस्चार्जिंग कॉइल, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें जो हमारे पास सर्किट इस्तेमाल होता है वो कौन सा सर्किट है, RC सर्किट है, जिसमें एक रेजिस्टर और कैपेसिटर को हमने एक सोर्स यानी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है सीरीज, ठीक है। ये कुछ इस तरह से 3 टर्मिनल्स होते हैं। सपोज दिस इज टर्मिनल A, दिस इज B एंड दिस इज C। जब आप चार्जिंग का प्रोसेस कर रहे हैं आप इस A टर्मिनल को आप इस A टर्मिनल को C के साथ कनेक्ट करते हैं। और अगर आपके पास सर्किट तो सेम ही है इसका भी, अगर आप डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने इस सर्किट का जो सा A टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर देना है किसके साथ, B के साथ, ठीक है। A को B के साथ कनेक्ट करना, सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने में। C है, R है, R एंड C, और ये आपके पास सोर्स का वोल्टेज V है फर्स्ट करने, जिसके साथ मैंने इनको कनेक्ट किया। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है भाई कि जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो सी होगी वो इन्वर्स होगी। मीन्स अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है आपके पास, क्लॉकवाइज। चार्ज आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास क्लॉकवाइज है, ठीक है। और जब चार्ज स्टोर हो जाएगा डेफिनेटली ये पॉजिटिवली चार्ज होगी प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज होगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो इस केस के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग वो आपके पास इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है, इज एंटी क्लॉकवाइज। अब लाजमी नहीं है कि आपके पास हमेशा चार्जिंग के दौरान क्लॉकवाइज हो और डिस्चार्जिंग के दौरान एंटी क्लॉकवाइज हो, वो डिपेंड कर रहा होता है पोलैरिटी के ऊपर, ये सोर्स आपने किस तरह से कनेक्ट किया है, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना वो ये है कि भाई हमारे पास जब भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमेना हो रहा होगा उस वक्त आपके पास दोनों फिनोमेना में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपके पास इन्वर्ट होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट आपने जो चीज़ याद रखनी है वो है एक इम्पोर्टेंट टर्म है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ये दोनों के लिए ही आपने याद रखना है। और ये जो टाइम कांस्टेंट है ये आपके पास इक्वल होता है, इसको आमतौर पर ग्रीक लेटर टो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। अब अगर आप टाइम कांस्टेंट की बात करें इन केस ऑफ चार्जिंग तो बच्चों आपके पास चार्जिंग के दौरान टाइम कांस्टेंट किसको कहते हैं, दिस इज एक्चुअली द टाइम जिसमें कैपेसिटर हमारे पास 63% ऑफ इट्स टोटल चार्ज अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो टाइम ड्यूरिंग विच 63% of the total charge will be stored, ठीक है। और अगर आप डिस्चार्जिंग की बात करते हैं
तो डिस्चार्जिंग के केस में ये कितना टाइम होगा, दिस इज एक्चुअली द टाइम ड्यूरिंग which 37% of total charge remains। ठीक है, टोटल चार्ज रिमेन्स होता मीन्स है बात सेम ही कि आपके पास 63% डिस्चार्ज हो जाए और वो 63% चार्ज हो जाए। ठीक है, और अगर आप इंस्टेंटेनियस चार्ज निकालना चाहते हैं तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस चार्ज की इक्वेशन है वो आपके पास है टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल लो माइनस टी ओवर आर सी मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी ओवर आर सी। और अगर आप इसमें इंस्टेंटेनियस चार्ज को निकालना चाहते हैं तो इसकी इक्वेशन है हमारे पास टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ टी ओवर आर सी, टी ओवर आर सी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये जो टाइम है इंस्टेंटेनियस टी, जैसे मैंने बताया कि आपके पास टाइम कांस्टेंट क्या है जिसमें 63% आपके पास चार्ज रिमेन्स है, वो क्या हो जाए स्टोर हो जाए टोटल चार्ज का। तो अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर ना, जैसे अगर आप यहाँ पर टी को आर सी सब्स्टिट्यूट करते हो तो ऑन कैलकुलेटिंग आपके पास जो उस वक्त इंस्टेंटेनियस चार्ज आएगा वो 0.63 टाइम्स आएगा टोटल चार्ज के। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करते हो तो बच्चों उस वक्त आपके पास जब आप टी को आर सी के इक्वल सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस चार्ज आएगा वो 0.37 टाइम्स आएगा टोटल चार्ज। दैट्स वाई जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है ना वो इसके रिस्पेक्टिव में लिखी हुई है। ठीक है, और ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के केस में आपके पास अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन टाइम एंड चार्ज, बिटवीन टाइम एंड चार्ज, ये सपोज कर लें चार्ज है, ये टाइम है, तो चार्जिंग का प्रोसेस इनिशियली बड़ा तेज़ होगा लेकिन फिर ग्रेजुअली स्लो डाउन होता जाएगा। ठीक है, अब हमारी किताब के अंदर उसमें 2 कर्व्स दिखाई हुई हैं, उसको मकसद क्या है मैं वहाँ भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो उसकी ये जो इनिशियली चार्जिंग रेट ज़्यादा होता है और फिर ग्रेजुअली वो क्या होता जाता है स्लो डाउन होता जाता है। तो आपके पास जो फर्स्ट ग्राफ है दिस इज एक्चुअली फॉर द कैपेसिटर इन विच वैल्यू ऑफ आर सी स्मॉल, प्रोडक्ट ऑफ आर सी इज स्मॉल, मीन्स चार्ज इजीली स्टोर हो रहा है उसके अंदर, और दिस इज एक्चुअली फॉर लार्ज आर सी, इसमें आर सी की वैल्यू क्या है लार्ज। तो आपके पास चार्जिंग रेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आर और सी की वैल्यू के ऊपर। अगर आर सी की वैल्यू ज़्यादा है तो चार्जिंग रेट कम होगा, और अगर आर सी की वैल्यू कम है तो चार्जिंग रेट ज़्यादा है। चार्जिंग रेट क्या होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जो चार्जिंग रेट है, चार्जिंग रेट है, इसका आर सी की वैल्यू से रिलेशन क्या है इनवर्स। आर सी ज़्यादा चार्जिंग रेट कम, और जो टाइम कांस्टेंट है उसका आर सी से रिलेशन डायरेक्ट है। एक 2 क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, और इसी तरह अगर हम डिस्चार्जिंग को डिस्कस करें तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा कि आप फर्स्ट कर लें लाइक अगर आप डिस्चार्जिंग के केस को डिस्कस करें तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा हमारे पास डिस्चार्जिंग के केस में डेफिनेटली ऑपोजिट फिनोमेना हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर भी 2 कर्व शो की हुई है, लाइक एक आपके पास इस तरह से शो की हुई है और एक ब्लू के साथ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट कंपैरेटिवली स्लो है। तो ये जो जिसकी स्लोप ज़्यादा है दिस इज एक्चुअली फॉर स्मॉल आर सी वैल्यू, और जिसकी स्लोप कम है दिस इज एक्चुअली फॉर द कैपेसिटर जिसमें लार्ज वैल्यू है।
RC, ठीक है। एंड दिस ग्राफ इज आल्सो बिटवीन Q एंड T, चार्ज एंड टाइम, ठीक है। और डिस्चार्जिंग रेट की भी डिपेंडेंस सेम है आपके पास, कि जो डिस्चार्जिंग रेट है अगर आप उसकी बात करते हैं तो डिस्चार्जिंग रेट जो सा है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RC, और जो टाइम कांस्टेंट है इसका भी वो बेटे आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RC। रीज़न आप इस तरह से कह सकते हैं, देखो जिसमें चार्ज स्टोर करने में अगर आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इट विल डेफिनेटली टेक मोर टाइम टू चार्ज कैपेसिटर। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस कम है, कैपेसिटेंस कम है, तो इसको स्टोर करने में, चार्ज को कम्प्लीटली स्टोर करने में चार्ज को टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब इसमें से दो इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं। अगर आप क्वेश्चन आपको आता है कि MCQ हमारे पास दो बनते हैं इसमें, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है या कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, तो ये टाइम जो है वो आपके पास इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली टाइम 5 टाइम, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज कैपेसिटर किसके इक्वल होगा, तो ये आपके पास होगा 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हाउ मच टाइम required to charge capacitor completely, तो याद रखिएगा कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं होता, उसको फुली चार्ज होने में या कम्प्लीटली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन है यूनिट 1 जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया था, वो आपका ख़त्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे की पॉइंट्स मैंने इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। और आपके ये जितने भी लेक्चर्स हैं इसके अंदर तमाम बोर्ड्स की बुक्स कवर हो जाती हैं, A लेवल्स भी कवर हो जाता है, O लेवल्स भी कवर हो जाता है। ये लेक्चर सारे के सारे कुछ इस तरह से कंपोज किए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो ये जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको मैंने डिस्कस किया, डिटेल है इसमें आपका सिंध बोर्ड, KPK, फेडरल, PTB, पंजाब टेक्स्ट बुक, ये सब बुक्स कौन सी हैं वो कवर हो जाती हैं। तो ये तमाम फिर स्टूडेंट्स जो किसी भी बोर्ड से मौजूद हैं वो इन लेक्चर्स के ज़रिए MD-CAT को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 और यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।